इस वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर। यहाँ पर मैंने इंटरनल आर्किटेक्चर के 2 इमेजेस उठाए हैं। ओके, ये थोड़ा सा बाहर हो, ठीक है। ये एकदम क्लीन डायग्राम है, पर यहाँ पर जो है बहुत ही ऐसा एकदम मिक्स हो चुका है। इसके लिए इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे वाले डायग्राम में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है एक और मिस्टेक है, यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट मेमोरी जाता हुआ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये रहा IO/M जो है वो इधर नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अभी हम ये वाले डायग्राम में से पढ़ेंगे। तो अभी तो डायग्राम के ऊपर सभी की नज़र होनी चाहिए। ओके, इतना मैं रख देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 8 बिट इंटरनल बस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 8 बिट इंटरनल बस ड्रॉ कर देना है। अब आ जाते हैं हम इंटरप्ट कंट्रोलर पर। इंटरप्ट कंट्रोलर हमें ड्रॉ करना है और यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। वो क्यों, मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले इंटरप्ट कंट्रोलर जो है उसके अंदर आपको सभी इंटरप्ट लिखना है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ट्रैप, 5.5, 6.5 और 7.5 RST। ओके, ये सभी जो है वो एज अ इनपुट जाएंगे और यहाँ से एक हमारा इंटरप्ट होगा इंट ए जो होता है एक्नॉलेजमेंट। वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर से इंटरप्ट कंट्रोलर में जाएगा, यानी ये आउट साइड पे जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये बाहर की साइड पे जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो फ्लो है ये इंटरनल बस और इंटरप्ट कंट्रोलर के बीच का वो बाई डायरेक्शनल होगा। ओके, अब आ जाते हैं सीरियल आईओ कंट्रोलर। अब आपको ड्रॉ करना है सीरियल आईओ कंट्रोलर, जहाँ पे है एसआईडी और एसओडी। एसआईडी क्या है, सीरियल इनपुट डेटा, तो यहाँ पे हमारा फ्लो इसमें एज अ इनपुट जाएगा और ये क्या है, एसओडी यानी आउटपुट ये बाहर जाएगा। ओके, तो फिर इसमें भी जो कनेक्शन होगा यहाँ पे हमारा वो होगा बाई डायरेक्शनल। ओके, इतना पार्ट क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है जो है टाइमिंग कंट्रोल में से, है ना। तो यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो सभी के सभी ऑपरेशन सिंक्रोनाइज वे में हो, इसके लिए वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो भी इंटरप्ट और सीरियल इनपुट आउटपुट दिया जा रहा है वो इनपुट आउटपुट भी एज अ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल में से इधर एक ये रेड लाइन जा रही है। इतना पार्ट क्लियर। अब आ जाते हैं ये साइड पर एक्यूमुलेटर पर। एक्यूमुलेटर यहाँ पे आपको पहले ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एक्यूमुलेटर ड्रॉ करो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बीच में आपको बाई डायरेक्शनल रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें 8 बिट बस में से आपका डेटा आएगा भी और बाहर जाएगा भी। बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि कई बार हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी ऑपरेशन का डेटा होता है वो उसके अंदर ही स्टोर होता है ना। उस हिसाब से यहाँ पे हम बाई डायरेक्शनल इसको समझ सकते हैं। ओके, यानी इनपुट आएगा भी और आउटपुट बाहर भी जाएगा। और फिर आपको ड्रॉ करना है टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर में सिर्फ एज ए इनपुट आएगा, तो फिर इसमें आपको यही साइड का रखना है। ओके, और फिर ये दोनों को जो भी इसका ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो फिर इसका आपको इनपुट दे देना है ALU के अंदर। फिर ALU के अंदर प्रोसेसिंग होगा और फिर उसका जो भी आंसर है वो 8 बिट इंटरनल बस के अंदर चला जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर आपको एक और कनेक्शन करना है फ्लैग रजिस्टर के साथ। ओके, यानी ALU के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा ना वो किसके अंदर जाएगा, फ्लैग रजिस्टर के अंदर। अभी हमने पढ़ा था कि फ्लैग रजिस्टर के अंदर क्या होता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके हिसाब से बीट्स जो है फ्लैग रजिस्टर की वो सेट होती है। इस हिसाब से यहाँ पे ALU और फ्लैग रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है और जो भी फ्लैग रजिस्टर्स की बीट है वो भी ये इंटरनल बस के अंदर चली जाएगी। ओके, इसके अंदर भी सेम टाइमिंग एंड कंट्रोल का अ, ये कनेक्शन होगा ही, क्योंकि इसके अंदर भी जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर से भी आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल में एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और ALU के अंदर इतना सिग्नल दे देना है। ओके, इतना पार्ट क्लियर। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाएगा, तो फिर इसमें हमारा फ्लो कुछ इस तरह से होगा। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से यहाँ पे हमारा फ्लो होगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल एनकोडर के अंदर, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया है वो डिकोड भी होगा, फिर इसकी मशीन साइकिल भी बनेगी और फिर जो भी इसका
आंसर है वो जाएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल के अंदर। ओके, इतना पार्ट कंप्लीट। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन डिकोड और मशीन साइकिल एनकोड हो रही है, ये भी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर भी एक कनेक्शन दे दिया गया है। ओके, इतना क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं मल्टीप्लेक्सर पे, ये वाले पार्ट पे। पूरा जो हमने प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ा था ना, BCD, HL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, वही पार्ट है। बस यहाँ पे जो है ऊपर एक टेम्परेरी रजिस्टर W और टेम्परेरी रजिस्टर Z आ गया है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ, WZ, हाँ WZ है, टेम्परेरी रजिस्टर है। यहाँ पे स्मॉल w लिखा है, कैपिटल आएगा। ओके, और यहाँ पे साइड में रजिस्टर सिलेक्टर है और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है। और ये भी आपस में कनेक्टेड हो गए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो किस रजिस्टर में सिलेक्ट होना चाहिए, वो भी आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपको पहले WZ लिखना है, फिर BCDE, HL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, जो कि इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच। ओके, ये आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, प्रोग्रामिंग मॉडल के हिसाब से चल रहे हो तो। ओके, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर भी आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल का सिग्नल प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कब इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर है वो कब इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसके अंदर भी आपको टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल यूज़ होगा। इसके लिए यहाँ पर भी आपको एक इनपुट कंट्रोल यानी टाइमिंग कंट्रोल का एक इनपुट दे देना है। ओके, और इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच में से, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच, ये भी 16 बिट का है। ओके, ये 16 बिट का है। ओके, और ये इसको भी आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक एड्रेस बफर और दूसरा डेटा एड्रेस बफर। एड्रेस बफर में क्या होगा, A8 से लेके A15 की हमारी एड्रेस बस होगी, और डेटा एड्रेस बफर में AD0 से लेके AD7 की एड्रेस डेटा बस होगी। ओके, तो यहाँ पे इतना पार्ट आपका डिवाइड होगा, और जो एड्रेस डेटा बस बफर है उसका कनेक्शन हमारा 8 बिट इंटरनल बस के साथ बाई डायरेक्शनल वे में होगा, क्योंकि एड्रेस और डेटा इसमें बार बार आना जाना इनका लगा रहता है, इसके लिए ये भी बाई डायरेक्शनल होगा। और मल्टीप्लेक्सर भी यहाँ पे हमारा बाई डायरेक्शनल कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, इतना पार्ट क्लियर। अब क्या बाकी रहा, टाइमिंग कंट्रोल। ओके, हमने जो पिन डायग्राम पढ़ा था उसके अंदर हमने पहले दो पिन पढ़े थे, X1 X2, जो कोई क्रिस्टल ऑसिलेटर से इनपुट आउटपुट ले रहे थे, है ना। तो वही दोनों एज अ इनपुट यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोलर के अंदर जा रहा है। ठीक है, इनपुट एज अ इनपुट जा रहे हैं। क्लॉक आउट, आउट यानी क्या, बाहर जाएगा, तो इसका हमारा एरो कुछ इस तरह से रहेगा। रेडी का हमें सिग्नल प्रोवाइड करना होगा, इसके लिए रेडी का जो भी एरो है वो एज अ इनपुट जा रहा है। रीड, राइट, ALE, S0, S1 और इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी, ये सभी हो गया हमारे एज अ आउटपुट, यानी इसके एरो बाहर जाएंगे। होल्ड, होल्ड क्या करता था, जो भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो एड्रेस और डेटा बस की रिक्वेस्ट करते थे ना, रिक्वेस्ट करते हैं यानी वो एज अ इनपुट इसमें दिया जाएगा। ओके, तो एरो हमारा अंदर जाएगा। और फिर क्या है, HLDA यानी होल्ड यानी क्या था, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, यानी वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता था, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता था, यानी इसके लिए इसका एरो हमारा बाहर साइड पे रहेगा। ओके, फिर रीसेट इन, वो क्या है, इनपुट है, तो रीसेट इन से यहाँ पे हमारा इनपुट अंदर जाएगा, और रीसेट आउट है तो एरो हमारा बाहर जाएगा। तो ये था पूरा हमारा 8085 का आर्किटेक्चर। ओके, अब देखते हैं 8085 आर्किटेक्चर के बारे में। पहले मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर दूँ। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जो 8 बिट डेटा एट अ टाइम प्रोसेस करता है। 16 बिट एड्रेस बस के है, और 64 केबी की मेमोरी एक्सेस है, यानी आप 2:16 करोगे तो क्या आएगा, 65536, जिसको आप अगर केबी में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा आपका 64 केबी। और ये 5 वोल्टेज सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये सभी ब्लॉक्स होते हैं। एक्यूमुलेटर हमारा स्पेशल 8 बिट रजिस्टर है, जिसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के डेटा स्टोर होते हैं, जो ALU के काफ़ी करीब हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने कहा था, जो ALU के काफ़ी करीब है, इस पॉइंट के हिसाब से था। ओके,
और फिर आपका आता है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि एंड और नॉट। ओके, अरिथमेटिक में एडिशन सब्सट्रैक्शन। ओके, यही आएगा। फिर ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर और जो हमारा टेम्परेरी रजिस्टर है उसमें से एज अ इनपुट लेता है। ओके, और जो भी इनपुट होता है उस रिजल्ट होता है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करता है। और फ्लैग रजिस्टर रिजल्ट के हिसाब से अफेक्ट होते हैं। अगर आप 5+3 करोगे तो ALU क्या करेगा, ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट 8 है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देगा। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है, BCDEHL है, जहाँ पर हमारे पास 6 8 बिट के रजिस्टर है BCDEHL, और ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसको आप पेयर्स में लिखोगे तो फिर ये आपका 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ होता है, BCDEHL। ओके, HL पेयर जो है वो मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज़ होता है। अब यहाँ पे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कौन-कौन से हैं, यानी ये जो अभी हमने देखे, ये स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, ये सब क्या है, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी नेक्स्ट एड्रेस एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ये भी 16 बिट का है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो भी स्टैक मेमोरी के अंदर टॉप मोस्ट मेमोरी का एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है, ये भी 16 बिट का है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको टेम्पररी स्टोर करता है। टेम्पररी रजिस्टर क्या करता है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अभी वैल्यूज़ यूज़ हो रही है उन वैल्यूज़ को टेम्पररी स्टोर करता है। ओके, फ्लैग रजिस्टर्स क्या करता है, 8 बिट रजिस्टर शोइंग रिजल्ट ऑफ ALU ऑपरेशन यूजिंग फ्लैग्स। ALU के अंदर जो भी ऑपरेशंस के रिजल्ट है उनको 8 बिट्स के अंदर शो करता है यूजिंग फ्लैग्स। अब देखते हैं फ्लैग्स के बारे में। वैसे तो हमने फ्लैग्स क्या बहुत बार पढ़ चुके हैं। फ्लैग क्या क्या है, SZ AC P और CY। ओके, साइन कब हमारा 1 होगा, जब नेगेटिव रिजल्ट होगा, और पॉजिटिव जो अगर पॉजिटिव आपका रिजल्ट आता है तो फिर बिट हो जाएगा 0। ज़ीरो फ्लैग आपका 1 कब होगा, जब आपका रिजल्ट 0 होगा। AC यानी ऑक्सिलरी कैरी आपका 1 कब होगा, जब कैरी 3 से कोई बिट जनरेट होकर कैरी 4 पर जाए तब 1 होगा, और ये BCD ऑपरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पैरिटी फ्लैग में क्या होगा, जो भी आपके नंबर ऑफ 1 है वो इवन होते हैं तो फिर वो 1 होंगे, और अगर ऑड नंबर के होते हैं तो फिर वो 0 होगा। ओके, कैरी आउट फ्रॉम MSB ओवरफ्लो, जो भी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है उसके ऊपर से भी अगर आपकी कैरी बाहर जा रही है तो फिर वो क्या होगा, ओवरफ्लो, और CY वाला फ्लैग आपका 1 हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने मेमोरी में से फैच किया उसको डिकोड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो भी कंट्रोल सिग्नल्स है वो अदर पार्ट्स के ऊपर सेंड करेगा। ओके, और इंस्ट्रक्शंस के जो भी एग्जीक्यूशन है उन्हें मैनेज करेगा, और कंट्रोल्स द टाइमिंग, मेमोरी एक्सेस एंड IO एक्सेस। टाइमिंग, मेमोरी एक्सेस और इनपुट आउटपुट एक्सेस को कंट्रोल करेगा। अब देखते हैं टाइमिंग एंड सिग्नल कंट्रोल, जो अभी हमने ये वाला ब्लॉक देखा ना, यहाँ पे हम कब से ब्लॉक वाइज ही पढ़ रहे हैं। अब ये वाले ब्लॉक की बारी आई, टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक। तो इसके अंदर हमारे कौन-कौन से सिग्नल्स है, ALE, रीड, राइट, ठीक है। यहाँ पे थोड़े ही लिखे हैं, हमने पूरा अभी डायग्राम के अंदर देखे थे कितने सारे थे। और ये मेमोरी और इनपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल एकदम टॉप मोस्ट में जो राइट साइड का ब्लॉक था उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे डेटा हमारा सीरियली ट्रांसफ़र होता है SID और SOD कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ करके। इंटरप्ट कंट्रोल क्या करता है, जो यानी इंटरप्ट कंट्रोल यानी जो भी हमारा एकदम टॉप मोस्ट पे लेफ्ट साइड में था ये वाला पार्ट, इसकी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा गया है इंटरप्ट कंट्रोल के बारे में, कि जो भी इंटरप्ट सिग्नल्स आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5। ओके, हेल्प्स इन हैंडलिंग अर्जेंट टास्क, जो भी अर्जेंट टास्क होते हैं उन्हें हैंडल करने में भी इंटरप्ट कंट्रोल ही यूज़ होता है। और बसेस तो हमने देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस 8 बिट का होता है, एड्रेस बस 16 बिट्स का होता है। कंट्रोल बस जो उसकी कोई बिट नहीं स्पेसिफाई की गई है, ये सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करता है, जैसे कि रीड, राइट, ALE। डेटा बस क्या करता है, डेटा को
कैरी करता है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट से माइक्रो कंट्रोलर में। एड्रेस बस क्या करता है, जो भी मेमोरी और इनपुट आउटपुट का एड्रेस है वो कैरी करता है। रोल ऑफ एएलयू, ओके हाँ, यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा अटैच है, ये वाला। व्हाट इज द रोल ऑफ एएलयू इन कंट्रोल यूनिट, ओके ये लिखा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा है। वैसे तो अभी हमने पढ़ा, कहाँ गया, ये रहा एएलयू। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का रोल क्या है 8085 में, तो ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक्यूमुलेटर और अदर रजिस्टर को एज अ इनपुट लेता है, और जो भी रिजल्ट होते हैं उसके हिसाब से फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है, वो जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, और ये मेक श्योर करता है कि हर सभी के सभी इंस्ट्रक्शन करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। ओके, अब देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 वर्क कैसे करता है। प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी। पहले क्या होगा, जो भी आपका प्रोग्राम है वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, और ऑल इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी रैम रोम एज अ बाइनरी मशीन कोड। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे सभी के इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा। शुरुआत होगी प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स टू द इंस्ट्रक्शन। द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक मिनट में साइड में ही ओपन कर दूँ, कौन सा क्वेश्चन है ये, ओके बस टाइप आ गया, यहीं कहीं है। ओके ये रहा प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम काउंटर है यहाँ से शुरुआत हो रही है कि प्रोग्राम काउंटर कोई ना कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखा है। मान लेते हैं कि उसका एड्रेस जो है 2000H है। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पैच होगा, जो भी 8085 है वो इस एड्रेस के ऊपर क्या सेंड करेगा, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस सेंड करेगा। इट देन रीड्स द इंस्ट्रक्शन यूजिंग द डेटा बस। डेटा बस का यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फैचिंग। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो सीओए में पढ़ा था वही पॉइंट लिखा है पूरा, फैचिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल का। इंस्ट्रक्शन गोज टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यहाँ से जो प्रोग्राम काउंटर में से हमारा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा गया, अब यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया है। ओके, the fetch instruction is placed inside the instruction register. Now it is ready to be decoded, और फिर वो आगे जाएगा डिकोड होने के लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर में कि किस तरह का वो इंस्ट्रक्शन है। बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इट टेल्स विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिसाइड करेगा। और एग्जीक्यूशन बिगिंस होगा। कंट्रोल यूनिट सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल्स टू द डिफरेंट ब्लॉक्स, और फिर यहाँ से अभी यहाँ पे डिकोड होने के बाद अब ये तय किया जाएगा कि किन किन ब्लॉक्स को कंट्रोल सिग्नल भेजना है, यानी सिंक्रोनाइज रखने के लिए किन किन पार्ट्स को, ब्लॉक्स को हमें सिग्नल भेजना है, ये डिसाइड होगा। फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि A+B करना है तो फिर A की वैल्यू एक्यूमुलेटर में, B की वैल्यू टेम्परेरी रजिस्टर में, फिर ये दोनों वैल्यूज़ ALU के अंदर परफॉर्म होगी, और जो भी इसका रिजल्ट है वो वापस 8 बिट बस में चला जाएगा। Okay, ALU memory input output device. If needed, data is fetched from the memory or registers. अगर ज़रूरत होगी तो फिर डेटा को मेमोरी या फिर रजिस्टर्स के अंदर से भी फैच किया जाएगा। ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशन इफ नीडेड। ओके, ALU का अगर काम होगा तो फिर ALU के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगी, जैसे कि एडिशन का भी मैंने एग्जांपल दिया। ओके, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होगा। फ्लैग्स आर अपडेटेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट। फ्लैग्स जो है वो रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे अपडेट होंगे। स्टोर, अपडेट, रिजल्ट। स्टोर या फिर अपडेट द रिजल्ट। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर और रजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर किया जाएगा। और अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रिलेटेड है तो इसके मेमोरी रिलेटेड ही सिग्नल्स जाएंगे, और अगर इनपुट आउटपुट के रिलेटेड है तो फिर इनपुट आउटपुट के रिलेटेड सिग्नल्स जाएंगे। ओके,
प्रोग्राम काउंटर भी फिर अपडेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, जो भी उसका अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना, अभी यहाँ पे जो इतनी हमारी पूरी साइकिल थी वो पूरी परफॉर्म हो गई। अब जो है नया कोई इंस्ट्रक्शन आएगा तो प्रोग्राम काउंटर उस नए इंस्ट्रक्शन को लोड कर लेगा। ओके। Okay. If current instruction is 1 byte, PC is incremented by 1 byte। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीमेंटर क्यों दिया गया है कि अगर यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर वो अगर 1 बीट का होता है तो फिर आप क्या करो, 1 बीट बढ़ा दो तो फिर वो उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर सके। इसके लिए यहाँ पे इंक्रीमेंटर यूज हुआ है। ओके। इफ 2 बाइट तो उसको 2 से बढ़ा दो और रिपीट द साइकिल। स्टेप 3 एंड 9 आर रिपीटेड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, और इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, जहाँ पे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करना, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना और फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए रिपीट करना। प्रोग्राम काउंट, अगर इसको पूरा मैं समराइज करूँ तो प्रोग्राम काउंटर से शुरुआत होगी, फिर फैचिंग होगी, फिर डिकोडिंग होगी कंट्रोल सिग्नल्स में, फिर उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल्स में जाएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, तो उस हिसाब से हम पर्टिकुलर ब्लॉक्स को सिग्नल भेजें। ओके। फिर एग्जीक्यूशन होगा, वो एएलयू या फिर मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट के लिए भी हो सकता है। फिर रिजल्ट को अपडेट किया जाएगा, प्रोग्राम काउंटर वापस अपडेट होगा और फिर साइकिल वापस रिपीट होगी। ओके। तो ये था हमारा इन 8085 का पूरा आर्किटेक्चर, और ये वीडियो में बस इतना ही।